नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। आपको बता दें कि 16 आईएएस अधिकारी किए गए हैं इधर से उधर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं आईएएस अफसरों के। अमृत अभिजात प्रमुख सचिव नगर विकास बनाए गए हैं। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बनाए गए हैं। मनोज कुमार सिंह यूपी के नए डीपीसी बनाए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि रजनीश दुबे प्रमुख सचिव पशुधन बने हैं। नीतीश रमेश गोकर्ण मुख्य सचिव आवास बनाए गए हैं। इसके अलावा वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव परिवहन बने हैं और राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव उद्यान बनाए गए हैं। इसके अलावा नरेश भूषण प्रमुख सचिव लोक निर्माण बनाए गए हैं। प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार को बनाया गया है। अतिरिक्त प्रभार अरविंद कुमार को औद्योगिक विकास आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा अगर बात करें दीपक कुमार की, तो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा इनको बनाया गया है। तो बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। फेरबदल बड़ा ये किया गया है। अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। अश्विनी, बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों का फेरबदल किया गया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी, उसमें प्रमुख सचिव लेवल के अधिकारी हैं, उनके तबादले हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कल शाम को ये तबादले हो भी गए। निश्चित तौर पर इसमें कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर के लगातार पूछताछ हो रही थी कि आखिर कौन किस पद पर आएगा, क्योंकि पिछले 30 तारीख को ही 5 जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे उनका वो माफ कीजिएगा वो रिटायर हुए थे। निश्चित तौर पर उसके बाद वो बड़े पद थे वो खाली थे। जिसमें बात करें अगर तो राजस्व परिषद का जो चेयरमैन का पद था वो खाली था। मनोज कुमार सिंह को उस पद पर बैठाला गया है। उसके अलावा जो रजनीश दुबे हैं वो नगर विकास अभी तक संभाल रहे थे। नगर विकास से हटा करके उनको दूसरी जगह भेजा गया, पशुधन विभाग उनको दिया गया। निश्चित तौर पर क्योंकि तमाम जो कृषि आयुक्त है उसका भी पद खाली था और राजस्व परिषद का अध्यक्ष था उसका भी पद खाली था। ऐसे में इन पदों को लेकर के काफी चर्चाएं थी। हालांकि इन दोनों पदों को लेकर के तमाम जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं उनको उनके नामों की चर्चाएं थी, लेकिन वो सब चर्चाएं अब रुक गई हैं क्योंकि सरकार ने जिनको नियुक्त करना था उनको नियुक्त कर दिया। जिसमें अमृत अभिजात प्रमुख सचिव नगर विकास बनाए गए हैं। संजीव मित्तल जो राजस्व परिषद के चेयरमैन बनाएंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो था जिस पर सबकी निगाहें थी वो यही पद था जिस पर कौन अधिकारी आएगा। निश्चित तौर पर मनोज सिन्हा जो हैं यूपी के नए डीपीसी बनाए गए हैं। रजनीश दुबे हैं जो पूर्व में नगर विकास देख रहे थे, अब पशुधन देखेंगे। नीतीश रमेश गोकर्ण है प्रमुख सचिव आवास बनाया गया। ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है आवास का। वेंकटेश लूप जो हैं प्रमुख सचिव परिवहन नियुक्त किए गए हैं। हमेशा चर्चाओं में रहते जी, इससे तो पहले बड़े भी पैमाने पर तबादले किए गए और खास मायने इन सभी के। चलिए अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है और 1500 के पार हो गई है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एनसीआर के जिलों और लखनऊ में मास्क अनिवार्य किया गया है और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार भी सख्त है और प्रशासन भी सख्त है। लोगों को कोविड नियमों के पालन के लिए जागरूक भी किया जाए, ये जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को। आपको बता दें कि 24 घंटे में पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 269 मामलों की पुष्टि हुई है कोरोना की। वहीं अगर नोएडा की बात करें तो अकेले नोएडा में सिर्फ 117 केसेस हैं और गाजियाबाद में 55 केसेस हैं, जबकि लखनऊ में 26, आगरा में 15 केसेस हैं। नोएडा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 31 मई तक यहां पर धारा 144 लागू की गई है। हमने कल ही आपको बताया था कि धारा 144 गौतम बुद्ध नगर में लागू कर दी गई है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना लौट आया है और इसकी वजह से सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, एक बार फिर से हर किसी को सावधान होने की जरूरत है क्योंकि देश में कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है और लगातार अपने पैर भी पसार रहा है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों की बढ़ती लापरवाही का नतीजा ये है कि अब कोरोना बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। देखिए रिपोर्ट।
मास्क को लेकर जारी है लापरवाही। जहां मास्क की कमी वहां कोरोना की बढ़त। क्या आ गई है कोरोना की चौथी लहर? कोरोना से लापरवाही का अंजाम क्या होता है, इसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया है। पहली, दूसरी और तीसरी लहर के तांडव के बाद अब एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी लोग कोरोना को नजरअंदाज कर लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका नतीजा भी साफ देखा जा रहा है। धीरे धीरे कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में अपनी दस्तक फिर से दे रहा है कोरोना। इस संक्रमण से अनजान लोग बिना मास्क और सामाजिक दूरी का पालन न करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार, मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तो स्थिति ये है कि लोग खुद को सुरक्षित समझते हुए कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देश में कोरोना का हाल क्या है, आप इन आंकड़ों से ही समझ सकते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मामले सामने आए हैं, जो कल की तुलना में 9.9% तक कम है। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 19,092 है। दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के 1,520 मामले मिले हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 278 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यूपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। सरकार ने चौथी लहर को लेकर अभी तक कोई दावा नहीं किया है। लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामले इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कोविड की चौथी लहर देश में दस्तक दे चुकी है। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ने चौथी लहर की आशंका जाहिर की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बच्चों को ज्यादा संक्रमण हो सकता है। ऐसे में हर किसी को कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ मास्क अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार भी एक्टिव मोड पर है, और इसके अलावा पुलिस भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि नियमों का पालन किया जाए। क्या लोग इस हालात में एक्टिव नजर आ रहे हैं? क्या लोग समझ रहे हैं इस स्थिति को? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में फिर कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आज जो 100 का आंकड़ा पार कर चुका है कोविड पेशेंट जो एक्टिव हैं इस समय, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भी एक्टिव पेशेंट हैं वो हैं गौतम बुद्ध नगर में, जहां 700 से ज़्यादा पेशेंट इस समय मौजूदा हैं। वहीं दूसरे नंबर पर गाजियाबाद, जहां 300 से ज़्यादा पेशेंट्स एक्टिव हैं। वहीं लखनऊ की बात करें, यहाँ 100 से ज़्यादा। निश्चित तौर पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, सरकार सिर्फ गाइडलाइन बना सकती है, गाइडलाइन का फॉलो करने के लिए कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। पुलिस सिर्फ उसके लिए आपको कह सकती है, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में देखा गया किस तरह से भयावह स्थिति बनी, उसमें तमाम लोगों की जानें चली गई। निश्चित तौर पर लोग उस समय डरे तो हुए थे, लेकिन इस एक बार फिर अब जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी लोगों के अंदर डर और भय नाम की चीज़ नहीं है। हालांकि जो इससे पहले लहर आई थी, पेशेंट्स बहुत तेजी से बढ़े थे, लेकिन उसमें मौतों का आंकड़ा ना के बराबर रहा था। अभी तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो घरों में ही इलाज करा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। निश्चित तौर पर मौतों का आंकड़ा अभी भी ना के बराबर है, तो ऐसे में एक ये अच्छी बात है कि मौतों का आंकड़ा कम है और जो पेशेंट्स हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने पड़ रहा। ये पॉजिटिव चीज़ इसमें से है। निश्चित तौर पर सरकार हालांकि अपनी पूरी तैयारियां किए हुई हैं। जो पिछली दूसरी लहर में देखा गया था कि तमाम जगहों पर ऑक्सीजन की दिक्कत हुई थी, उसको लेकर के तभी काम शुरू किया गया था। आज उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे संस्थान हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं, और खुदा न खास्ता कोई स्थिति ऐसी आती है तो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में लगभग 87 जो हैं वो ऑक्सीजन प्लांट इस समय एक्टिव हैं, जो लखनऊ समेत आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए किसी भी समय तैयार है। निश्चित तौर पर इस तरह से तैयारी की जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिया है कि स्वास्थ्य जो महकमा है वो ऑलरेडी अलर्ट पर है। अगर कोई स्थिति बनती है, कोविड के पेशेंट्स बढ़ते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर मेडिकल जो विभाग है वो पूरी तरह तैयार रहे। जी, तो लगातार मेडिकल विभाग और सरकार पूरी तरह से तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी हमने देखा कि कई बार अक्सर वो मीटिंग लेते हैं, अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ेंगे। चंदौली में लड़की की मौत के मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। मौत के बाद बवाल मामले में एक्शन सरकार का बड़ा सामने आया। बता दें कि एसएचओ
सैयद राजा पर गाज गिरी है, उनको निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सैयद राजा थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा और गैंगस्टर के आरोपी के घर में दबिश देने पहुंची थी पुलिस। दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती की मौत पर बवाल मचा हुआ था, इलाके में तनाव फैल गया था और उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएचओ सैयद राजा की ऊपर गाज गिरी है, उनको निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। चंदौली में लड़की की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मौत के बाद बवाल मामले में सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया है। एसएचओ सैयद राजा पर गाज गिरी है, उनको निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा हुआ है दर्ज। सैयद राजा थाना क्षेत्र में मुकदमा दर्ज हुआ है। गैंगस्टर के आरोपी के घर में दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी। दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पूरा मामला आपको बता रहे हैं। युवती की मौत के बाद बवाल काटा गया था, इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल ने एएसपी को जांच इस मामले की पूरी सौंपी। सैयद राजा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और राम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता राम कुमार का रुख करेंगे। राम कुमार, पूरा मामला क्या है, अपडेट इस मामले में बताइए। हम आपको बताना चाहेंगे कि एनबीडब्ल्यू जारी था गैंगस्टर के खिलाफ और सैयद राजा पुलिस एसएचओ मैं फोर्स के साथ मनराजपुर गांव पहुंचे थे और वहां पे जब घर को दबिश देने के लिए टीम गई तो मौके पे गैंगस्टर मौजूद नहीं था और परिजन घर पे मौजूद थे। वहीं उनका आरोप है कि इस दौरान पुलिस के द्वारा 2 युवती और उसके भाई उनके साथ मारपीट की गई और मौके से पुलिस लौट गई। जी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे भाई के द्वारा वायरल किया गया और वायरल होते ही ग्रामीण जो है लामबंद हो गए और सैयद राजा जमनिया मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पे 112 की टीम पहुंची जहां पे ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया और 2 पुलिसकर्मियों को मारपीट के घायल कर दिया। जैसे ही सूचना आला अधिकारियों के पास पहुंची, आईजी जोन वाराणसी के सत्यनारायण और डीएम संजीव सिंह और पुलिस कप्तान अंकुर अग्रवाल मौके पे पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों को शांत कराया गया। वहीं एसएचओ उदय प्रताप सिंह को सैयद राजा को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आईजी जोन द्वारा बताया गया है कि अगर पुलिस के द्वारा मारपीट की गई है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि आरोपी के घर पे पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी और इस दौरान आरोपी युवक वहां से फरार हो गया, लेकिन उसकी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव पूरा बन गया और लोगों ने जमकर बवाल काटा। इस मामले में सरकार का बड़ा एक्शन भी सामने आया है। पुलिस पहुंची हुई थी और पुलिस जो है आरोपी के घर पे दबिश देने के लिए पहुंची थी और इस दौरान ये हादसा हुआ, जिसके बाद बड़ा बवाल जो है बन गया। अश्विनी द्विवेदी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, क्या आपको जानकारी इस मामले पर मिल पा रही है? अश्विनी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अश्विनी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है अश्विनी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फिलहाल मामला पूरा बता देते हैं। चंदौली में लड़की की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। मौत के बाद बवाल मचा और सरकार का उसमें बड़ा एक्शन सामने आया है। एसएचओ सैयद राजा पर गाज गिरी है, उनको निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरा है आज, और आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, और इसके अलावा बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में भी वो शामिल होंगे। ये जानकारी उनके दौरे को लेकर मिल रही है। परेड कोठी कैंट वाराणसी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा, जहां पर वो शामिल होंगे। जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो लगातार केशव प्रसाद मौर्य जो है अपने क्षेत्र में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनके काम की हम अपडेट आपको दे रहे हैं फिलहाल कि केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे, और यहां पर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है उनका। बीजेपी की जिला प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा लेंगे। परेड कोठी कैंट वाराणसी में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जहां पर वो हिस्सा लेंगे, और इस दौरान तमाम अधिकारियों से बातचीत करेंगे और अधिकारियों को उनके काम को लेकर उनसे जानकारी लेंगे। दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए। काम की पूरी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। ये पूरा जो डे प्लान है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, वो बता रहे हैं आपको। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम है। बीजेपी की जिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे, और ये पूरा जो कार्यक्रम है इसका आयोजन परेड कोठी कैंट वाराणसी में आयोजित किया गया है। ये पूरा कार्यक्रम जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की भी जानकारी आपको दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि योगी सरकार के सभी मंत्री, जब से योगी सरकार का गठन हुआ है तब से अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और हर दिन हर मंत्री अलग अलग जिलों में जाते हैं, वहां पर जानकारियां लेते हैं, दौरे करते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ेंगे। यूपी में रविवार से पेंशनर्स को सभी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसे 11.5 कार्मिक सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि आगे सीएम योगी ने कहा कि मुझे लगता है कि नकारात्मकता किसी भी व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकती। वो हमेशा व्यक्ति को अवनति की ओर ले जाती है, और अच्छी सोच हमेशा किसी को भी आगे बढ़ाती है, और उसी सोच से सरकार ने इस ई पेंशन पोर्टल को भी लागू किया है, जो कि लोगों को बेहद फायदा देने वाला है। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सामान्यतः जैसे लोग छोटी घटना मानते हैं, यह आवश्यक नहीं कि वह घटना जो हमें छोटी लगती है लेकिन जिस पर बीतती है उसके लिए भी छोटी हो। उसके लिए तो वह घटना ही अपने आप में बड़ी होती है, और इसलिए अपनी समस्या के समाधान करने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना होता है, इन सभी परेशानी को ध्यान में रख करके और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पूरी तरह समाज को समर्पित करते हुए कि अब मेरा अपना कुछ नहीं, जो भी होगा उस समाज के लिए होगा, और लोक के लिए समर्पित करते हुए व्यक्ति जब आगे जिएगा तो वही व्यक्ति जीवन में सफलता के रहस्यों को उद्घाटित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा, मुक्ति की प्राप्ति करेगा, जो एक आदर्श भारतीय जीवन दर्शन का हिस्सा है। और मुझे लगता है उस दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि नकारात्मकता व्यक्ति को कभी भी उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंचा सकती। नकारात्मकता व्यक्ति को हमेशा अवनति की ओर लेके जाएगा।
अवनति की ओर लेके जाएगा। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों का बिगाड़ा होगा उसको कभी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा। उसको पतन के गर्त में जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन उसको उन्नति के शिखर पर पहुंचते हुए नहीं देखा होगा। कि हमें इस प्रकार की तकनीक को, बहुत सारे ऐसे कार्मिक होते हैं और समय उनकी मृत्यु होती है, मृतक आश्रित के रूप में भी नियुक्ति पाने वाले कार्मिकों के लिए भी इस प्रकार का एक पोर्टल हमें बनाने की आवश्यकता है कि जिससे उन लोगों को भी भटकना ना पड़े, सब कुछ ऑनलाइन हो और हम उस सुविधा का एक साथ उसको जोड़ सकें। और ये आज की आवश्यकता है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब जीवन को जितना हम सरलीकरण कर सकें, व्यक्ति के जीवन का सरलीकरण कर सकें, और यह आज की आवश्यकता है। हमें हर एक फील्ड में तकनीक का। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने बाउंसर्स की एंट्री पर रोक लगा दी है। जिला आबकारी अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। आदेश न मानने पर लाइसेंस निरस्त होगा, ये उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि बार संचालकों के साथ बैठक करके सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद जिले में कुल 29 बार लाइसेंस जारी किए गए हैं। डीजे, डांस या किसी भी प्रकार की लाउडस्पीकर म्यूजिक पर रोक लगी है। लाउड म्यूजिक पर रोक लगाई गई है। बार में आए ग्राहकों के साथ विनम्र व्यवहार रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। और ये जो पूरी कार्रवाई जो है, इसके पीछे की वजह नोएडा में बार में ब्रिजेश की हत्या का मामला है, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में नजर आया है। संवाददाता यादराम भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादराम का रुख करेंगे। यादराम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, खबर सामने आ रही है कि वार लाइसेंस जिनको भी मिला है उनको सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जी देखिए, जिस तरह से नोएडा में गार्डन गैलेरिया में जो घटना हुई है उसके बाद से इस बात को लेकर सवाल उठने लगा है कि आखिर जो बार हैं वहां पर बाउंसर जो है वो जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उसको लेकर एक नई चीज शुरू हुई है। जो जिला आबकारी अधिकारी हैं राकेश सिंह, उन्होंने सभी बार के जो लोग हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई और उनसे कहा कि जो बाउंसर्स हैं उनकी एंट्री पर बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए और साथ ही जो डीजे डांस फ्लोर है उन पर म्यूजिक पर भी रोक लगनी चाहिए। साथ ही जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनसे मधुर व्यवहार करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और खासतौर पर जिस समय वो लोग एंटर कर रहे होते हैं बार में, तो बाउंसरों की कई बार एक ऐसी स्थिति असहज स्थिति होती है और कई बार इन बातों को लेकर हंगामा भी हुआ है। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों को देखते हुए जिला आबकारी अधिकारी राकेश सिंह ने इस पूरे मामले में बैठक लेते हुए सभी बार जो चलाने वाले संचालक हैं उन सभी को ये निर्देश दिए हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।